गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 ले जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट कहते हैं किसको, पहले हम वो जानेंगे। कहता है दैट अ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह अवस्था विच पोजेज जो रखता हो डिफिनिट शेप निश्चित आकार एंड डिफरेंट वॉल्यूम निश्चित आयतन इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पदार्थ का वह अवस्था जो निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन दोनों रखता हो उसे ठोस या ठोस अवस्था कहते हैं। तो बोलो, ठोस अवस्था किसे कहेंगे? पदार्थ का वह अवस्था जो निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन रखता हो उसे हम लोग ठोस या ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इनकी विशेषताएं बतलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठोस की विशेषताएं। तो ठोस की विशेषताएं क्या होते हैं कि जो ठोस होंगे उनका जो शेप होगा वो क्या होगा? निश्चित। उनका जो आकार होगा निश्चित होगा। अगर ठोस होगा तो इट इज रिजिड, ये थोड़ा दृढ़ होंगे, कड़ा होंगे, हार्ड होंगे। सॉलिड लिक्विड और गैस की तुलना में ये हार्ड होते हैं, इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। अभी हार्ड है तो इनका जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, क्योंकि इनके पास पार्टिकल बहुत सारे होंगे। हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल, जो अवयवी कण होते हैं ठोस के, वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं अवयवी कण, संगठन कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और गैस में और दूर हो जाते हैं। तो याद रखना कि ठोस में अवयवी कण बहुत ज्यादा होते हैं और काफी क्लोज होते हैं, तो इनका घनत्व उच्च होता है। ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लिक्विड और गैस की तुलना में थोड़ा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब इन्हें या जो होते हैं असंपिंडीय होते हैं। संपिंडीय मतलब जिसको दबा दें, और असंपिंडीय मतलब जिसको दबा नहीं सकते हैं। तो थोड़ा ये जो होते हैं नेचर में ये जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, थोड़ा ये इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब यह असंपिंडीय होते हैं, मतलब इसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तो इनका एक ठोस की विशेषताएं, कुछ छोटे छोटे बात जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉलिड को दो भागों में डिवाइड करना है, क्लासिफिकेशन करना है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसी का एक नाम और याद रखना, इसको रवेदार ठोस भी कहते हैं और इसको बेरवेदार ठोस कहते हैं। रवेदार इसलिए कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें जो अवयवी कण जो होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं उनको एक नियमित रूप से अरेंजमेंट किया जाता है, एक फिक्स पोजीशन पर इसको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन अक्रिस्टलीय, जो बेरवेदार होते हैं, उनके अवयवी कण को जैसे तैसे इरेगुलर रूप से अरेंज करते हैं। इस इरेगुलर अनियमित रूप से अरेंज किया जाता है, जैसे तैसे इनके अवयव को क्या किया जाता है? अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसीलिए इसको रवेदार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बेरवेदार। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। आइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं समझिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए कहता है वैसा सॉलिड
दैट सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड हैविंग डिफिनिट ज्योमेट्री एज वेल एज their melting and boiling point have a definite is called crystalline solid। समझिएगा, कहता है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया जाता हो। मतलब समझिएगा, मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं इस तरह का। अब पार्टिकल है तो पार्टिकल तो इतना छोटा होता है कि उसको हम अगर ऐसे अरेंज करें तो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो इस पार्टिकल को हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, एक गोला जैसा या एक फुटबॉल जैसा। तो इस पार्टिकल को हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। देखिए, इसको कुछ देर के लिए ए मान लिए, इसको कुछ देर के लिए हम बी मान लिए। अब यहां पर हम कुछ ऐसा फिर अरेंज किए, तो क्या देख रहे हैं, इसमें जो गोला की संख्या है हमने 5 लिया, उसके बाद नीचे वाला में 4 लिया, फिर अगला वाला में 5 लिया। तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ बाबू, इसके पास इसके नीचे वाले जो लेयर है इसमें कितना फुटबॉल या कितना गोला अरेंज करेंगे, तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? तो जी सर बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। कै को होगा सर? इसमें 4 को। अगला बोलेंगे पार्टिकल को अरेंज करें तो ए बी, फिर एक बोलेंगे तो आप अपने से अरेंज कर सकते हैं। ए इसमें इस लेयर में 5 गोला। लेकिन अगर गलती से हम तुमको ऐसा दे दें, सपोज डेट इस तरह से दे दें, सपोज डेट ऐसा दे दिए आपको, ऐसा नहीं, आप ऐसा दे देते हैं या इस तरह से दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं, अब यह भी कणों को इस तरह से दे देते हैं। तो बताइए, अब बोलेंगे कि इस पार्टिकल को आगे अरेंज करने के लिए तो क्या आगे 3 गोला होगा कि 2 गोला होगा कि 5 गोला होगा? क्या इस पार्टिकल को क्या नियमित रूप से क्या रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है? नहीं, लेकिन इस पार्टिकल को रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है। तो याद रखना, जिस पार्टिकल में रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड हैविंग डेफिनिट ज्योमेट्री। अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं, सपोज डेट, तो अगर आप लोग को दिख रहा होगा कुछ, तो देखिए तो यहां पर कुछ ऐसा फिगर बना है, हेक्सागोनल बना है। कैसा फिगर बना है? हेक्सागोनल। तो मैंने इस पार्टिकल को जब अरेंज किया तो मैंने देखा कि एक ज्योमेट्री बना। वो ज्योमेट्री कैसा बना? षष्ठकोणीय, हेक्सागोनल बना। तो कहता है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया जाता हो या नियमित रूप से व्यवस्थित किया जाता हो तथा उनका एक निश्चित ज्योमेट्री होता है, निश्चित ज्यामिति होता हो। मतलब कि निश्चित करने का मतलब, एक करने का मतलब उसका ज्योमेट्री बनता हो, एक फिगर बनता हो ऐसा जो कि हम लोग पढ़े ज्योमेट्री में जो आता है, चाहे स्क्वायर बने, चाहे रेक्टेंगल बने, चाहे हेक्सागोनल बने, कुछ भी एक ज्योमेट्री बनता हो। जैसे कहने का मतलब, अगर हम मान लेते हैं नमक है या चीनी है, अगर नमक को पार्टिकल को तोड़िए और माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो देखिएगा कि चीनी या फिर नमक का जो पार्टिकल होता है वो एक आपका घन की तरह दिखेगा, एक ट्यूब की तरह दिखेगा। इनको तोड़िए, एक चीनी का पार्टिकल लीजिए और इनको तोड़िए, तोड़ने के बाद भी ऐसा लगेगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया जाता है और उनका एक निश्चित ज्योमेट्री होता है। तो नमक का जो सॉलिड होता है उनको आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद भी देखना ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो देखिएगा कुछ ऐसा एक चीनी का घन जैसा एक शेप बनेगा, एक ज्योमेट्री बनेगा। तो याद रखना कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया जाता हो तथा जिनका एक निश्चित ज्योमेट्री बनता हो, साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका गलनांक और इनका क्वथनांक भी निश्चित होता हो। जैसे आप लोग प्लास्टिक को गर्म करोगे तो प्लास्टिक डायरेक्ट नहीं पिघलता है, पहले देखना कि हार्ड प्लास्टिक पहले मुलायम होता है, उसके बाद वो फिर क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे आने की कोशिश करता है। तो क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या फिक्स नहीं
नहीं होता है। हल्को टेम्परेचर में दीजिएगा तो प्लास्टिक हो जाए चाहे रबर हो जाए, देखिएगा वो तुरंत मुलायम होगा, और फिर टेम्परेचर देते रहिएगा धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आएगा। लेकिन इसका नहीं है, अगर मान लेते इनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 आएगा तब ये मेल्ट करेगा, अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 दीजिएगा तब ये मेल्ट होगा, इससे पहले नहीं। तो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो क्योंकि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रवेदार, जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया जाता है तथा जिनका निश्चित ज्यामिति होता है तथा जिनका गलनांक तथा क्वथनांक भी निश्चित होता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस। तो बताओ, आई होप कि आप लोग को क्रिस्टलीय ठोस कोई बोले तो आप बता दीजिएगा कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को या संगठन कणों को, जो संगठन एक दूसरे से मिलता है, जिसमें आइटम आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकता है, आयन आ सकता है, क्या होता है, इन अवयवी कणों को एक नियमित क्रम से क्या किया जाता हो, सजाया जाता हो तथा उनका निश्चित एक ज्योमेट्री बनता हो, साथ ही साथ उनका गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होता हो, उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे छोटा सी बात अगर आपसे हम पूछें तो हमको बताइए, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे KCl ले लिया, ये प्लस और ये माइनस, तो हमने बोला यहाँ पर कि हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसके बाद वाला लेयर पूछेंगे तो आप तुरंत बता दीजिएगा, क्या बताइएगा सर? कि सर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर पूछेंगे अगला लेयर पूछेंगे तो क्या बताइएगा? प्लस सर यहाँ होगा, सर यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है। तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अवयवी कणों को नियमित क्रम से सजाया जा रहा है। तो जो चीज के नियमित रूप से सजाया जाएगा, हम बोले 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा? तुरंत कहेगा 4। हम बोले 1 1 7 12 15 18 20 25 26, उसके बाद कौन आएगा? तो क्या बताना पॉसिबल है? बताना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें अंकों का जो अरेंजमेंट किया गया है नियमित नहीं बल्कि अनियमित। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाना है, उनका ज्योमेट्री निश्चित होना है, उनका गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय। और जिसका ये सब नहीं होता है उसे बोलेंगे अक्रिस्टलीय। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी ए भी फिगर बना सकते हैं, ए भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से नहीं सजाया जाता हो, जिसमें अवयवी कणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जाता हो। जब नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो इनका ज्योमेट्री भी निश्चित नहीं होगा, इनका ज्यामिति भी निश्चित नहीं होगा तथा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी निश्चित नहीं होगा। तो ये हमारा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे वैक्स, मोम को गर्म करिएगा तो देखिएगा कि मोम जैसे गर्म होगा तो पहले धीरे धीरे क्या करेगा, पिघलने का फॉर्म करेगा, पिघलेगा, उसके बाद देखना वो उसके बाद लिक्विड फॉर्म में जाएगा और फिर उसका ठंडा होने के बाद फिर सॉलिड बदलेगा। तो इनको कहने का मतलब है, रबड़ का भी वही कहानी है, हल्का से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा के दे दीजिए, मान लेते हैं कि 35 डिग्री दे दीजिए, तो देखिएगा पहले क्या होगा, मुलायम हो जाएगा, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए तो उसके बाद देखिएगा लिक्विड फॉर्म में गिरने लगेगा। प्लास्टिक का वही काम है, ग्लास का भी वही। ये जो शीशा से जो भी होते हैं ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और याद रखना एमॉर्फस इसी को बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन को ही बोलते हैं एमॉर्फस क्रिस्टल भी बोला जाता है या एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। एक बार सवाल आया था कि ग्लास हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय बोले तो एमॉर्फस। तो याद रखना ग्लास हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, वैक्स हो, ये सब के सब एग्जाम्पल होंगे नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो बस नहीं लगा देना है, क्रिस्टलीय याद करिए, अक्रिस्टलीय फिल्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
इसमें देख सकते हैं कि अवयवी कणों को नियमित रूप से सजाया गया है, लेकिन इसमें अवयवी कणों को जैसे तैसे अरेंजमेंट किया गया है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। इसमें जो पैटर्न है, जो क्रम है, जो ऑर्डर है, एक नियमित रूप से अरेंज किया गया है, लेकिन इसमें जहां तहां से अरेंज किया गया है। अगर इसमें अगला पैटर्न बोलेगा तो हम तुरंत अगला पैटर्न इस तरह से दे सकते हैं, अगला पैटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसमें कहां से देना है अगला पैटर्न पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से अरेंज नहीं किया गया। तो इसमें अवयवी कण को नियमित पैटर्न या क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। इसमें अवयवी कण को नियमित पैटर्न या क्रम में व्यवस्थित होता है। इसमें अवयवी कण को नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। इसका शेप क्या होगा? डिफरेंट होगा। अभी भी देख सकते हैं, वर्ग की तरह दिख रहा होगा, देखिए एक स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा, लेकिन देखिए तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? लग रहा है चूहा बन गया है। वो मोच दे देते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, दे डू नॉट हैव डिफरेंट शेप, मतलब ये निश्चित आकार रखते हैं, ये निश्चित आकार नहीं रखते हैं। दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, मतलब इनके अवयवी कणों को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स ये दीर्घ प्रासी व्यवस्था होता है, मतलब अपने मन से ऊपर की भी ओर बढ़ा सकते हैं, नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? लॉन्ग ऑर्डर होता है, दीर्घ प्रासी होता है, लेकिन ये जो होता है हमारा शॉर्ट होता है, पता नहीं चलता कहां से अरेंज करना होगा। ये जानते हैं। दे हैव डिफरेंट एमपी एमबीपी, इसमें नहीं होगा। इट इज ट्रू सॉलिड, ये वास्तविक ठोस होता है। इट इज ट्रू सॉलिड, ये वास्तविक होता है। इट इज स्यूडो सॉलिड, ये हमारा झूठा अवास्तविक बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं, है ना। इसको सदम ठोस भी बोल सकते हैं। इट इज एन आइसोट्रोपी या विषमदैशिक होते हैं नेचर का, और ये क्या होते हैं? समदैशिक। समदैशिक के बारे में मैंने स्पेशल आप लोगों को बताया था संडे को, आप कॉपी देख लेना। एन आइसोट्रोपिक होते हैं सॉलिड, याद रखना, और ये जो होते हैं समदैशिक होते हैं, आइसोट्रोपी होते हैं। ठीक है, आज यह तक देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।